क्या था टॉपिक? ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा था ना। हेडिंग डाल लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, चलिए इसमें 2-3 एप्लीकेशन है, लिख लेते हैं। पहले किरचॉफ लॉ में बात नहीं, सुनो थोड़ा ध्यान, आ जाओ। किरचॉफ लॉ में हमने पढ़ा था फॉर्मूला, क्या आया था? ई लेमडा अपॉन कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही क्या ई कहलाया था, इसी को ई लेमडा बोले थे। यही किरचॉफ था ना। उस दिन का वीडियो नहीं बना था, बट ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। ई लेमडा क्या था? बोलो भाई, भूल गए? इमिसिव पावर। और ए लेमडा क्या था? एब्जॉर्प्टिव पावर। तो यहाँ से याद रहेगा ये बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के। इसी को हम ई लेमडा से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई लेमडा। ये याद होगा आपको, ई लेमडा क्या था? ठीक है, ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर थी, ठीक है, गिवन वेवलेंथ के लिए। अब ब्लैक बॉडी है तो ये सोच रहे ब्लैक ही कलर होगा, नहीं, उस पर कितने का रेडिएशन किस वेवलेंथ का करा रहे हो, वो है ये लेमडा, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का ये इमिसिव पावर है, ओके। इसी चीज़ को हमने ये भी लिखा था, इमिसिविटी इज इक्वल टू ए लेमडा, शायद आया था क्या? किरचॉफ रूल का सेकेंड मतलब, अगर या तो हम ऐसे बोल लें या तो ऐसे बोल लें, दोनों में से बोल सकते हैं, कुछ भी। याद आया ये फॉर्मूला? इमिसिविटी के टर्म में अगर बोलें, दो टोटल इमिसिविटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर द गिवन वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड, या बोल सकते हो सेकेंड इक्वेशन, या अनदर फॉर्म ऑफ द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का ये सेकेंड फॉर्म था। अब ये कहाँ से आया है? कल उस दिन के वीडियो में या जो भी देखा था आपने, बताया गया था कि हमने बोला था इमिसिविटी का फॉर्मूला होता है, उठा के आप रख देंगे, जब रखेंगे वैल्यू तो ये कट जाएगा, डायरेक्ट ए लेमडा बचेगा, ए लेमडा से ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको एप्लीकेशन देखने हैं तो 2-3 एप्लीकेशन आप लिख लीजिए, लिखिएगा एप्लीकेशन में। पहला बोल रहे हैं, नोट करो, जल्दी करो थोड़ा, 2 चीज़ पढ़ना है, इसको आज ख़त्म करके न्यूमेरिकल कर लिया जाए। पहला लिखिएगा, a green glass heated in a furnace, मतलब किसी भट्टी पे गर्म किया जा रहा है। heated in a furnace when taken out in a dark glow, with a red light, फुल स्टॉप देख के लिखना, फिर आगे लिखना ग्रीन ग्लास, ब्रैकेट में लिखना कोल्ड, ब्रैकेट क्लोज कर देना, कोल्ड ठंडा जब रहेगा ग्रीन ग्लास तो, इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ अ रेड लाइट, and good reflector of a green light। समझ रहे हो? इसमें लिखा है कि जो ग्रीन कलर का ग्लास होता है ना, जब वो ठंडा होता है तो रेड लाइट को पूरा वो क्या कर लेता है अपने अंदर, जितना भी देखो लिखा है गुड एब्जॉर्बर ऑफ द रेड लाइट, उस पर अगर रेड लाइट पड़ेगी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और किसको रिफ्लेक्ट करेगा? केवल ग्रीन को। बट जब वो गर्म होता है ना तो जस्ट कहानी उल्टी हो जाती है। गर्म करोगे अगर हरे कलर के ग्लास को तो रेड दिखाई देने लगेगा। तो रेड क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो उसने एब्जॉर्ब किया था उसी को फिर क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। यही किरचॉफ का रूल है, ठीक है। जिसको उसने एब्जॉर्ब किया था, जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो जितना भी उसका एब्जॉर्प्टिव पावर है वही उसके इमिसिव
एमिसिविटी के क्या हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है। तो जितना उसने रेडिएशन करना है उसी कलर का करेगा जितना उसने एब्जॉर्ब किया। तो फुल स्टॉप दे के लिखिएगा, व्हेन, इसी में व्हेन हीटेड, जब इसको गर्म किया गया, व्हेन हीटेड इट बिकम अ गुड एमीटर, इट बिकम अ गुड एमीटर ऑफ अ रेड लाइट। क्या ये किरचॉफ लॉ का यूज़ है, एप्लीकेशन है? हाँ, क्योंकि सर हमने इसमें यही तो पढ़ा है कि जो जितना एब्जॉर्ब करके रखा है, अगर हम उसका पर यूनिट हीट एमिसिविटी की अगर बात करें तो एमिसिविटी का मतलब क्या है कि जितना उसने एमिट किया है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। तो इसका मतलब सर जितना एब्जॉर्ब किया था रेड कलर की लाइट उसकी एमिसिविटी के इक्वल हो जाएगी। तो एमिसिविटी किस कलर की दिखाई दे रही है, रेड कलर की। तो जाहिर सी बात है किरचॉफ रूल का, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब ही किसको किया था, रेड को, तो जाहिर सी बात है एमिट किसको करेगा, रेड को ही। ठीक है, जब हीट टेम्परेचर उसका बढ़ाया जाएगा। दूसरा लिखिएगा, 2 लिख लो, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन में हमको ऐसे डेली लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं दिखाई देगा, हम जब पढ़ेंगे ना ऐसे तभी लिखेगा। लिखो, टेक अ पीस ऑफ चाइना, टेक अ पीस ऑफ चाइना, चाइना वेयर लिख लो, मतलब वो चीनी मिट्टी वाले जो बर्तन होते हैं। टेक अ पीस ऑफ चाइना हैविंग अ सम डार्क पेंटिंग ऑन इट, having a some dark painting on it, full stop. heat it in a furnace, heat it in a furnace about 1000 degrees Celsius, 1000 degrees Celsius, and then examine in a, and then examine in a dark room immediately, dark room immediately, full stop। क्या होगा, कभी सोचा ऐसा करेंगे तो? अगर मान लो मैं किसी कलर की पेंटिंग कर देता हूँ, चाइना वेयर मतलब एक चीनी मिट्टी वाले जो बर्तन आते हैं, जैसे क्रॉकरी टाइप की कोई जो सामान होती है, उसको अगर हम बहुत ज़्यादा 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं और अभी लाइट में गर्म कर रहे हैं और अचानक से लाइट ऑफ कर दिया, एकदम अंधेरा हो गया रूम में, तो उस पर जो पेंटिंग है ना वो ज़्यादा ब्राइटर दिखेगी बर्तन के कंपेयर में। समझ रहे हो? उस पर जो आपने पेंटिंग करके रखा था पहले से, वो पेंटिंग एकदम दिखेगा साफ साफ पेंट होते हुए कि हाँ ये डिज़ाइन इस पर बना हुआ है। तो क्या ये किरचॉफ रूल है? हाँ, हमने जब उसको हीट दिया तो क्या हुआ, उसने जितना एब्जॉर्ब किया था लाइट, क्या सारा का सारा एब्जॉर्ब एमिट कर दिया है? तो पूरा वही कहानी, एब्जॉर्ब टी इज इक्वल टू एम हो गया। तो लास्ट में लिखिएगा इसमें क्या लिखे हो, कहाँ तक लिखे हो, इमीडिएटली यहाँ तक लिखे हो ना। देन डार्क पेंटिंग विल अपीयर मच ब्राइटर, द डार्क पेंटिंग अपीयर अ मच ब्राइटर देन अ वाइट चाइना, मच ब्राइटर देन वाइट चाइना, जो सफ़ेद कलर का बर्तन था उसके कंपेयर में, मच ब्राइटर देन वाइट चाइना। समझ गए हो ना? मतलब जो भी बेटर एब्जॉर्बर होगा, जो भी बेटर एब्जॉर्बर होगा उसको जब तुम गर्म करोगे ना, तो जितना उसने एब्जॉर्ब किया है उसको क्या कर देगा, इमिट, वो उतना ही ब्राइटर होता जाएगा। दोनों केस में यही देखा आपने, ग्लास देखा है, उस ग्लास को भी गर्म करके आपने यही देखा, फिर आपने ये चाइना वेयर्स को भी गर्म किया तो यही देखा। ऐसे करके जितने भी अब आप एप्लीकेशन लिखोगे सब में यही आएगा। बस इतना समझो, आपको अगर दे दिया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मान लो मैंने आपको यही क्वेश्चन पूछ दिया, ये चाइना वेयर वाला अगर पूछ देता कि मैंने आपको एक बर्तन दिया, बर्तन पे मैंने एक डिज़ाइन बना दी कोई, और जब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो ये डिज़ाइन जो है ज़्यादा ब्राइटर दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ का एप्लीकेशन है, तब तो समझ गए कि किस चीज़ का है, किरचॉफ का है। और दूसरी बात, अगर एप्लीकेशन ना पूछ के हमसे पूछे कि ये फिनोमिना कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो
आपको नीचे 4 ऑप्शन दे दे तो आप बोलोगे कि देखो इसमें जो गुड एब्जॉर्बर होगा ना वही गुड एमीटर होगा। तो जितना अच्छा एब्जॉर्बर, तो वाइट कलर वाला जो है गुड एब्जॉर्बर नहीं है, उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, बट जो ब्राइटर कलर से बना था, जो डिफरेंट कलर से बना था, रेड ग्रीन जिस भी कलर का बना होगा ये, तो इस कलर से जो बना था ये अच्छे से एब्जॉर्ब किया था लाइट को, तो लाइट को एब्जॉर्ब करके रखा है, तो जब गर्म करेंगे तो जितना एब्जॉर्ब किया था उसी को एमिट कर देगा, मतलब जो गुड एब्जॉर्बर होगा वही गुड एमीटर बन जाता है टेम्परेचर देने पे। बस किरचॉफ का यही कहना था, ठीक है। अब चलिए हेडिंग डालिएगा अगला। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब इसमें एप्लीकेशन में और भी 1-2 एप्लीकेशन लिख लेना अगर आपको कहीं दिखाई दे तो। बस 2 चीज़ पढ़ना है हमें, एक लास्ट स्टेज चल ही रहे। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। एक सिंपल सा इसमें फॉर्मूला आता है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आता है। इस पे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स बनता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। दोनों देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो था ना, लिखो एक लाइन पहले लिखो। इट स्टेट दैट, इसके नीचे लिखना, इट स्टेट दैट द टोटल हीट एनर्जी emitted by perfect black body, total heat energy emitted by perfect black body per second per unit area is directly proportional to, per second per unit area is directly proportional to fourth power of temperature fourth power of temperature of its surface, ठीक है भाई। आपने लिखा है, देखो ध्यान से, कि ये लॉ स्टेट करता है कि कोई अगर मतलब टोटल हीट एमिटेड बाय द परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ इक्वल टू द या इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हम बोल सकते हैं पहले तो हीट जो एमिट कर रहा है वो कैसे, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम वाली जो कहानी है ना, उसको मैं क्यू से लिख देता हूँ, मतलब यही हीट एमिट कर रहा है, यही पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वाला हीट है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कितना पावर, फोर्थ पावर। जो भाई इस टेम्परेचर रहा होगा उस टेम्परेचर पे जितना वो हीट एमिट कर रहा होगा, उस हीट एमिशन के टेम्परेचर को जो भी हमने कंसीडर किया उसके टेम्परेचर का कितना पावर चल रहा है, ये फोर्थ पावर, उसी के डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ऐसे समझो, मान लीजिए हमारे पास एक कोई बॉडी है और इस बॉडी को अगर हमसे मतलब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात करें, ये यूज करना है, तो मैं कहूँगा कि इस बॉडी के पर यूनिट एरिया और आपने कितने समय तक, एक यूनिट टाइम में जितना आपको इससे हीट एमिट होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये बॉडी कैसी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, तो जितना हीट एमिटेड दिखाई दे रहा है इसके पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, उसी का नाम दे दिया क्यू। ये किसके इक्वल होगा, तो भाई हीट एमिट कब करता है, अभी आपने किरचॉफ लॉ में देखा ना, कब इमिट कर रहा था, जब आप उसको टेम्परेचर दे रहे थे। भाई वो चाइना वेयर को आपने 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो क्या टेम्परेचर कुछ रहा होगा, उस टेम्परेचर के कितने पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये फोर्थ पावर के, यही कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमने लिखा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म जो आएगा उसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, टी टू द पावर 4, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। सर यहाँ पे जो सिग्मा है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है सर, इसकी सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 10 टू द पावर -8 होती है, और यूनिट में देखेंगे तो जूल पर सेकेंड, ऐसे है ना, जूल पर सेकेंड
पर यूनिट एरिया तो मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर तो नीचे जाएगा केल्विन का पावर 4, ये होगा। समझे हो कैसे? अरे देखो Q अपॉन A इंटू टी है ना ये पूरा, हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिग्मा का निकाल रहे हो, टी का पावर 4 नीचे आ जाएगा, तो Q का क्या हो जाएगा जूल, A का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, T का क्या हो जाएगा सेकेंड, और T का पावर 4 भी नीचे है तो केल्विन का पावर 4। क्लियर है? बस ये वैल्यू याद रखना, यूनिट तो तुम निकाल। अब इसमें मैं 80 लिख नहीं रहा हूँ, ये समझ जाना कि Q क्या है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। क्लियर है इतनी बात? तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी सिग्मा की, और सिग्मा का ये हमारा क्या है वैल्यू है जो कि कांस्टेंट होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा इसको मान लो हमें सीजीएस यूनिट में लिखनी है तो क्या होगा, सीजीएस यूनिट में लिखना होगा तो क्या होगा? अच्छा जूल पर सेकेंड को क्या वॉट भी बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं ना, जूल पर सेकेंड को क्या वॉट बोला जा सकता है, तो वॉट के टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो कंफ्यूज मत हो ना। अच्छा बताओ इसको सीजीएस में लिखेंगे तो 5.67 हो जाएगा। क्या चेंज होगा? मीटर बस सेंटीमीटर में जाएगा और जूल भी जाएगा, अर्ग में जाएगा ना। तो एक जूल में 10 टू द पावर -7 अर्ग होता है ना, एक जूल में 10 टू द पावर, तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देख लेना भाई, कैलकुलेट करके देख लेना कितना आ रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सीजीएस में दी रहे। अर्ग में अगर जाएगा ना तो 10 के पावर में ही चेंज होगा, इसकी वैल्यू में नहीं कुछ चेंज होगा, क्योंकि यहाँ देखो मीटर का स्क्वायर है तो 10 का पावर 4 यहाँ भी आएगा, 10 का पावर -7 है, 10 का पावर -8 है, बस इन्हीं को सेकेंड और केल्विन जैसे है वैसे छोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, इसमें एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ दिया है कि नहीं, अगर दिया होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 10 टू द पावर -5 है, 10 टू द पावर हाँ -5 है, सेम है। 5.67 इंटू 10 टू द पावर -5 बस आ जा रहा है यहाँ पे जूल पर सेकेंड। जूल की जगह क्या ले लेगा, अर्ग पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर, केल्विन का पावर 4। ठीक, ये सीजीएस के केस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा ये तो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर था। इन्होंने बोला कि अगर हम इसको रूम टेम्परेचर या किसी इंक्लोजर में बंद कर देते हैं, ये किससे अच्छा एक चीज़ और सुनो भाई, अभी इतना लिख लिए हो, इतना हो गया है ना, समझो इसके नीचे और समझो। सपोज दैट मान लो मैंने हीट एच की बात की, तो ये तो था Q अपॉन टी इंटू ए, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात कर रहा था मैं। अगर एच, ये एच करंट नहीं है, ये मत समझना, ये है जितना अमाउंट ऑफ हीट चल रहा है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, Q इंटू ए कर रहा हूँ, तो सर H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा T का पावर 4 इंटू में कितना आ जाएगा A। ठीक है, मतलब अगर हम हीट की बात करें कि हीट जो एरिया पूरे एरिया में चल रहा है, क्योंकि ये तो पर यूनिट निकाला था आपने, तो पूरे एरिया के लिए अगर बात करेंगे तो पूरे एरिया के लिए अगर देखें तो जितना हीट चल रहा था एक यूनिट में उसको टोटल ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिग्मा टी का पावर 4 इंटू ए, ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में ज़्यादा यूज़ होगा। अच्छा अगर हम इसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी को किसी इनक्लोजर में, मतलब किसी एक सरफेस अंदर बंद कर देते हैं, तो सपोज दैट अभी हमने टेम्परेचर उसको दिया है तो T दिया है, और जो इस सराउंडिंग का टेम्परेचर था वो ऑलरेडी कुछ रहा होगा। भाई किसी रूम में अगर ले आके उस परफेक्टली ब्लैक बॉडी को रख रहे हो तो उसका भी तो कुछ टेम्परेचर होगा, तो उसके टेम्परेचर को मैंने T0 मान लिया। हमेशा सराउंडिंग के टेम्परेचर को T0 माना है, और जो टेम्परेचर तुम पहले से बात कर रहे हो ये T कौन सा है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो सर अगर हमें इसमें फिर से इस H की वैल्यू को निकालना हो या Q की वैल्यू को निकालना हो तो Q इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा। अब इस केस में क्या होगा, T माइनस T0 का पावर कितना हो जाएगा, 4, ये बन जाएगा फॉर्मूला। समझ रहे हो, सराउंडिंग का जो भी होगा वो भी तो उसमें इंक्लूडेड होगा ना, उसको ठंडा करेगा जो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, तो T माइनस T0 पूरा निकालेंगे और उसका पावर 4 कर देंगे। और अगर सर H की बात करेंगे तो सिग्मा हो जाएगा T माइनस T0 का पावर 4 इंटू में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, A मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये H हो जाएगा। नोट कर लीजिए बस इसके नीचे एच वाला जो है ना, ये चलो लिख लो, पहले यहाँ तक लिखो, मैं बोल दे रहा हूँ ये H है क्या, एक लाइन लिख लो, नहीं तो बाद में H समझोगे हीट करेंट है।
इफ़ ये यहाँ तक लिखने के बाद से लिखना, ये लिखने के बाद, इफ़ H इज़ द हीट रेडिएंट एनर्जी of a black body of surface area A, of a black body of surface area A, ठीक है। और फिर वो वाला लिखने के लिए लिखो T नॉट क्या आ गया सर इसमें, तो लिखो उसको भी लिख लो। इफ ब्लैक बॉडीज इनक्लोज of a temperature T naught enclose at a temperature T naught, then rate at which black body absorb radiation from enclosure, Q इज इक्वल टू, ये भाई इसको सही करना, ये पावर जो है ना दोनों पे अलग अलग रहता है, होल पावर नहीं होगा। इज अब लिखना उसके आगे इज Q इज इक्वल टू सिग्मा T का पावर 4 माइनस T नॉट का पावर 4। पावर होल नहीं होगा, दोनों के लिए सिंगल पावर है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरी कहानी कर। अच्छा एक चीज़ और है, इमिसिविटी के टर्म में भी आ जाता है कभी, चलो ठीक है वो भी लिख लो, इसके नीचे लिखो, एक लाइन और लिखो, हो सकता है इमिसिविटी के टर्म में। यही स्टीफन बोल्ट्जमैन का देखो क्या है, बस एक मुद्दा है, बस कहानी इनकी ये थी ना, मैंने बोला कि किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और उस पर हम टेम्परेचर, कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कितना हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रेडिएट करेगा। तो उन्होंने देखा अपने एक्सपेरिमेंट में कि वो जितना हीट रेडिएट कर रहा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के T के पावर 4 के इक्वल था। तो इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के अपना एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है, बस यही मेजर फॉर्मूला है। अब इससे ये न्यूमेरिकल्स के लिए बनते गए हैं, क्योंकि हमें वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन दिया है। तो मैंने बोला कि पूरे एरिया की अगर बात करें कि पूरे सरफेस एरिया ए के लिए कितना हीट रेडिएट होगा, तो उसका नाम H दे दिया। तो H इज इक्वल टू Q इंटू ए हो गया, Q की वैल्यू पता है उठा के रख दिया। फिर मैंने बोला कि अगर किसी इनक्लोजर के अंदर हम इसको इनक्लोज कर देते हैं उस परफेक्टली ब्लैक बॉडी को, तो जितना एब्जॉर्ब किया होगा उसके हिसाब से रेडिएट करेगा। तो सर कितना एब्जॉर्ब किया होगा, तो हमने वो देखा था T टेम्परेचर पे इतना एब्जॉर्ब किया था, वही रेडिएट किया अमाउंट ऑफ हीट। तो सर इसमें जब रखेंगे तो इस टेम्परेचर का भी तो कुछ रेडिएशन होगा, तो इस टेम्परेचर का रेडिएशन ऑलरेडी कितना होगा, सिग्मा T नॉट का पावर 4। तो दोनों की वैल्यू को लेके माइनस कर देंगे भाई, जितना तुम्हारा एब्सोल्यूट था इस एब्सोल्यूट वाले में से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों में से क्या कॉमन ले लें, सिग्मा, तो क्या ये बन जाएगा। तो आपने एब्सोल्यूट वाले में से क्या इस सराउंडिंग वाले को माइनस कर दिया है, तो यही कहानी है। फिर अगर हम इस Q को A के टर्म में लिखना चाहते हैं तो H इज इक्वल टू Q इंटू ए होता है, तो Q इंटू ए कर दिया है। तो फॉर्मूला एक यही मेन है, इसी से सब बनता गया। हो सकता है इमिसिविटी के टर्म में फॉर्मूला आ जाए, ठीक है, तो उसको भी लिख लो, लिखो इसमें नीचे एक लाइन वो भी बोल दे रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे बने हैं। इफ द बॉडी is not a perfect black body, if the body is not a perfect black body and has a emissivity E, then above relation get modified, क्या लिखा है आपने कि अगर बॉडी इमिसिविटी नहीं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है और उसकी इमिसिविटी E है, तो इसी रिलेशन को हम तब ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू जो मतलब हमने पढ़ा है ये ना हीट, उसको अब हमने E से रिलेट कर दिया, Q जो था उसको हटा के, तो इमिसिविटी के टर्म में E
सिग्मा टी का पावर 4। अब ये कहाँ से आया सर? इमिसिविटी के टर्म में हमें पता है ना, इमिसिविटी क्या होता है भाई? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए तो ठीक है इमिसिविटी, अगर कोई बॉडी है तो उसकी इमिसिविटी अगर हम निकाले थे तो क्या बोले थे? हीट जितना रेडिएट कर रहा था पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, क्या वही उसकी इमिसिविटी थी? तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में हीट जो रेडिएट कर रहा था उसको ही लिख दिया और उसी को इमिसिविटी बोला था। तो E इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4, मतलब सर Q इज इक्वल टू ई सिग्मा टी का पावर 4 है, बट Q की जगह पे हमने E लिख दिया है कि इतना हीट एनर्जी रेडिएट करेगा। फॉर्मूला ये बन गया। इमिसिविटी के टर्म में अगर देगा तो ये यूज करें। क्वेश्चन एक आध कर लेते हैं बस, उसके बाद से लास्ट टॉपिक है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ख़त्म हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। स्टीफन ने अपने लॉ का यूज करके ना न्यूटन्स का कूलिंग लॉ भी डिराइव किया हुआ है, मतलब अभी तो नहीं पढ़ना है आपको उससे कोई, क्योंकि आपने न्यूटन्स की कूलिंग लॉ पढ़ लिए हैं ऑलरेडी क्या है, तो डेरिवेशन से आपको कोई मतलब है नहीं। बट अगर आपसे कोई पूछे कि स्टीफन का बोल्ट्जमैन लॉ जो होता है वो न्यूटन्स के कूलिंग लॉ से डायरेक्ट लिंक करता है, इन्हीं के लॉ से हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं। इनके जो लॉ आए हैं इन्हीं के लॉ का यूज करके। लिखिएगा क्वेश्चन पहला है, लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द टेम्परेचर इन अ केल्विन, केल्विन में निकालना, एट विच परफेक्ट ब्लैक बॉडी radiate energy at the rate of 5.67 watt पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिग्मा तुम्हें वही लेना है जो इसकी वैल्यू होती है, सिग्मा वही लेना है जो इसकी वैल्यू होती है 5.67 10⁻⁻8। कैलकुलेट करिए भाई। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। luminosity of regal star in Orion constellation is 17,000 times that of our sun. If the surface temperature if the surface temperature (6,000 Kelvin) ठीक है, जल्दी करिए, बात नहीं। Consider the sun to be a perfect sphere of radius 6.8 into 10⁸ meter. Calculate the energy radiated by the sun in a 1 minute. Surface temperature
द सन 6200 केल्विन एंड सिग्मा यूनिट वही है जूता। 3 क्वेश्चन है भाई, तीनों क्वेश्चन करने हैं। नोट करिए, जल्दी बताइए। आया पहला आसान है। आंसर आ रहा है 1000 पहले का। किसी का आया नहीं? ब्लैक बॉडी उसने बोला है नहीं। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन एच अ परफेक्ट, हाँ लिख के रखा है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी है जो रेडिएट कर रही है एनर्जी एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, तो सर फॉर्मूला भी हमने पढ़ा ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी का पावर 4। तो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है, 5.67, ध्यान से सुनना, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में चेंज करना है भाई मेरे इसको। तो क्या ये मीटर स्क्वायर में आएगा तो सेंटीमीटर से मीटर तो 1/100, 1/100 क्या 10 का पावर 4 ऊपर जाएगा, क्या ऊपर जाएगा ना। अरे 1/100/100 तो ये ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो बात। तो 100 ऊपर गया तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 का पावर 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गई किसकी वैल्यू, क्यू की, एनर्जी रेडिएशन है ना, इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है 5.67 10 टू द पावर -8। ये तो वॉट में ही रहता है तो ठीक है, और मीटर में रहता है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टी का पावर 4। सर पूछा है क्या, कैलकुलेट द टेम्परेचर, तो टी तो निकालना है भाई, इसको इधर भेज दो। 5.67 10 का पावर 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5.67 10 का पावर -8। सर पावर ध्यान से देखिए, टी का पावर 4 है तो ये 4 इधर हटेगा तो क्या 1/4 हो जाएगा, इधर समझ रहे हो ना, इधर 4 हटेगा तो इधर 1/4 हो जाएगा। सर ये तो कट गया, टी का पावर देखो ये 10 का पावर 4 है और इसको ऊपर लेके जाना है, मन करे तो लेते जाओ, नहीं मन करे तो 10 का पावर -2 और इनटू में क्या 4 ऐसे लिख सकते हो। और ये 1/4 एक एक करके बांट दो, 1/4 इसको दे दो, 1/4 इसको दे दो, क्या 4 से 4 कट जाएगा। 10 का पावर 1 ऊपर कितना बचा 10, यहाँ देखो 4 से 4 कट गया, 10 का पावर कितना बचा -2, -2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा +2, 10 का पावर 3000 केल्विन। दिस इज द आंसर। दूसरा बताओ, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें रेशियो करके निकाल लो। 2 इक्वेशन बनेगा, एक स्टार है और एक सन है। स्टार का पूछा है, सन का दे दिया है। एसी बंद करके रखे हो क्या? हाँ ठीक है। अच्छा इससे बंद है। बताओ भाई इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन बहुत आए हैं इस पे, बहुत, और सब हैं आसान आसान। दूसरे का आंसर
आया? कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई। दूसरे वाले में कैलकुलेशन किया, सेकंड का ये हो गया है ना, मिटा रहा हूँ। सेकंड वाले में देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ल्यूमिनेसिटी ऑफ द रीगल स्टार, कोई एक स्टार है, रीगल स्टार है, ओरियन कॉन्स्टेलेशन इज अ 17,000 टाइम्स दैट ऑफ द आवर सन। इफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6,000, टेम्परेचर दे दिया है 6,000, उससे उसका कितना ज़्यादा है? 17,000। ठीक है, 17,000 ज़्यादा है, तो कैलकुलेट करना है टेम्परेचर ऑफ स्टार। नहीं निकल पा रहा है। Q इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा T का पावर 4, तो ये 1 ले लें पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए Q2 इज इक्वल टू सिग्मा T का पावर 2 का पावर ये 4 हो जाएगा क्या? ठीक है सर, दो इक्वेशन बनाए, दोनों को डिवाइड कर दिए, सिग्मा सिग्मा क्या हो गया? कैंसिल। Q कितना हीट एनर्जी रेडिएट कर रही है? ल्यूमिनिसिटी ऑफ द रीगल स्टार in a Orion constellation in 17,000 times that of the hour। ठीक है, तो if the surface temperature of 6,000 then calculate the temperature of the star। 17,000 उससे ज़्यादा है। सन का केल्विन है 6,000। तो एक काम करते हैं, हम पहले स्टार को माने हैं, तो उसकी ल्यूमिनिसिटी मतलब 17,000 है, और इसको हम ऐसे Q लिख देते हैं, और ये Q है इज इक्वल टू T1 सर हमें पता नहीं है, ये तो स्टार है, और T2 हमें पता है सर कितना केल्विन है? 6,000 केल्विन है, और इसका पावर क्या है? 4 है। Q से Q क्या हो गया सर? कैंसिल, 17,000 हो गया, और सर ये T1 अपॉन 6,000, और इसका पावर क्या हो जाएगा? 4 को क्या इधर भेज देंगे, तो सर 1 बाई कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ से 6,000 अब बचा, केवल 6,000। अब बस इसको सॉल्व कर लो भाई मेरे, हो सकता है अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? यही T1 निकालना है। देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला ना कि पहला वाला जो स्टार था Q1, उसकी हीट रेडिएशन को Q1 माना है, दूसरे को Q2। तो एक कंडीशन दिया है कि ल्यूमिनिसिटी ऑफ द रीगल स्टार इन ओरियन कॉन्स्टेलेशन इज 17,000 टाइम्स दैट ऑफ आवर सन। तो मतलब जो वो स्टार है उसने हमारे सन से 17,000 एनर्जी ज़्यादा वो क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है। देन 17,000 Q अपॉन Q से Q कैंसिल हो गया, ये रेशियो में 17,000 बचा। यहाँ T1 और सन का दे रखा है 6,000, तो 6,000 उठा के रख दिया, सॉल्व किया, ये आया है। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर? क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? कैसे होगा? हाँ, ऐसे लिख लेते हैं, देखो देखो सर, आप एक काम करिए, 4 से काटना है। चार का पावर कितना होता है? 4। 4 का पावर 4 कितना होता है? 4 का पावर 364 होता है ना? 16 ज़्यादा होगा, 256। मुझे चाहिए 170। 170 10, ये 3 होगा, पॉइंट में आएगा भाई। परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि तुम देखो, ये अगर इससे तुम 1,000 भी निकाल लोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 17 × 1000, और पावर क्या 1/4, तो सर इसका 10 का पावर 3 होगा। ये भी नहीं कट रहा है, 10 का पावर 3 कहाँ कट रहा है? हाँ, कहाँ पे? 10 के पावर 4 से, मतलब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किए हो क्या? तो अगर 1 10 आता है तो ये 10 का पावर 4 हो जाएगा, और ये 1.7, तो 1.7 का पावर तो रहेगा ना 1/4। यही मुद्दा फंस रहा है, 1.7 का पावर 1/4 तो रहेगा ही रहेगा।
इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, इनटू में 6000। अब भाई ये परफेक्ट तो बन नहीं पा रहा है। आपके ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन कि आपको प्रॉब्लम हो जाए कि कहीं पे ये बन नहीं रहा हो। ये जो वैल्यू है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में कुछ ना कुछ ऐसे बनेगी जो कैंसल आउट हो सकती है। अब यहाँ पे पॉइंट में आ गया, अब इसको तुम कैसे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे भाई, टाइम लगेगा। कर सकते हैं ऐसा नहीं है, मगर बहुत समय लगेगा। 1.71/4 में है, मतलब ये वाला रूट लगा है इसमें, ये वाला रूट लगा है जिसका ये 4 है, ठीक है। तो अब कैसे उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकालना, ऐसे लिख के छोड़ दो बस, इसमें मल्टीप्लाई कर देना। 1.7 पावर 1/4 इंटू 6000, अप्रॉक्स में पॉइंट ही में आंसर आएगा। मैं बता रहा हूँ, आंसर देख लें पॉइंट में है कि नहीं है। इसका आंसर आ रहा है 11.42, और 6000 से फिर मल्टीप्लाई करने के बाद से ना, ठीक है, ये हम लोग सही किए हैं। इसको पूरे को सॉल्व किया ना, 11.42 आ रहा है, और 6000 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हट गया। लिख लेना। आंसर आ रहा है ना 68,520 आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, 68,520। अरे 11 पॉइंट आएगा, 11 से 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही 66 से तो ज़्यादा ही आएगा। 2 हो गया, तीसरा बताओ, तीसरे का आंसर बताओ। थर्ड पढ़ लो पहले क्वेश्चन। कंसीडर द सन टू बी द परफेक्ट स्पेयर ऑफ द रेडियस दिस एंड कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएट बाय द सन इन 1 मिनट। टाइम दे रखा है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन दिस एंड सिग्मा दिस, ठीक है। सन है और सन तुम्हें पता है, उसका रेडियस वोडियस सब गिवन है, तो निकाल के बताओ क्या वो करना चाह रहा है। बोलो भाई, आ जाएगा? नहीं आ रहा है ये भी। देखो सरफेस एरिया दे रखा है ना, क्योंकि रेडियस दे रखा है, तो सर रेडियस दे रखा है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है सर, हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया होगा सर, स्पेयर है तो 4πr², 4 इंटू 3.14 इंटू आर की जगह पे 6.8 इंटू 10 का पावर है, तो इसको एक दे दो भाई, और ये कर दो 7, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर। सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए 4 इंटू, इसको भी चाहिए तो पॉइंट हटाना है, हटा लो, 314 कर लो, और ये हो जाएगा 68, और ये 14 था, 10 का पावर देखो 7 टू 14, 2 दे दिए इसको तो 12 बचेगा ना, ठीक है, क्योंकि 2 दे के पॉइंट हटा लिए। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एरिया आएगा। मैं बस बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लेना है। E = क्या होता है, सिग्मा टी का पावर 4 ये होता है, और पर यूनिट एरिया के लिए है तो A, और 1 मिनट टाइम भी दे रखा है कि टाइम के लिए तो T, मल्टीप्लाई कर लें। अरे भाई हमने क्या पढ़ा है, QA इंटू टी पढ़ा है, तो A और T इधर भेज दिया है, बस यही, क्योंकि उसने सरफेस एरिया टाइम सब इंक्लूड कर दिया, तो A T को इधर भेज दिया। सिग्मा की वैल्यू गिवन है 5.67 10⁻⁸। टी की वैल्यू कितनी दी है, 6200 केल्विन, ठीक है सर। इसका पावर हो जाएगा 4। ए की वैल्यू हमें कितनी दी है, निकाल ही रखे हैं यहाँ पे, 4 इंटू 314 इंटू 68 इंटू 68, 10 का पावर 12, और सर टाइम कितना है, तो 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। सॉल्व करो बस, यही सब मल्टीप्लाई कर दो। आंसर बता दे रहा है, कर लेना इसको, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना है, करना ज़रूर भाई, क्योंकि कैलकुलेशन ही मैंने, बाकी आप फॉर्मूला समझ लो। 2.92 10⁻28 आंसर आ रहा है,
2.9 to 10 to the power 28 जूल, दिस इज द आंसर। ठीक है, 10 का पावर 28 आएगा। 62 है ना, तो इसको ऐसे लिख लो 62 इंटू 10 का पावर 2 स्क्वायर कर लो। 62 दो बार हो जाएगा और 2 4 का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 8। 10 का पावर 8, 10 का पावर 8 है, 10 का पावर 12 है, फिर यहाँ भी एक 10 है ही है इसके पास, यहाँ -8 है, सब 10 होगा तो जाहिर सी बात है 28 आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए विंड डिस्प्लेसमेंट। बाकी क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, उस पर भी 1-2 न्यूमेरिकल आते हैं, उनको भी देख लो। आंसर लिख लेना, इसका आंसर है 2.9 to 10 to the power 28। हो गया? सिक्स 6.8 था तो पॉइंट हटाए थे ना, पॉइंट हटा तो था। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना अब भाई। हेडिंग डालो विन वाइन, जो भी आप पढ़ सकते हो, WINE, वैसे वाइन ही होगा बट बीन्स नाम है इनका। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, सुनिए, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। विंड्स ए नाम है इनका, पूरा नाम कुछ नाम नहीं याद आ रहा है, अच्छे साइंटिस्ट थे। 1911 में ना इनको 1911 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला, इसलिए नाम याद होना ज़रूरी है। और फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ जो इनको मिला था, इन्हीं के इसी लॉ के ऊपर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसी पे मिला था। हेरमन या कुछ ऐसे नाम है, हेरमन वाइन करके नाम था या कुछ, जो भी है उनका नाम। तो वाइन्स के नाम पे पड़ा है इनका जो नाम था, उसी के लास्ट नाम पे उन्होंने एक लॉ दिया, डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब आओ थोड़ा बात करते हैं, सुनो, देखो, ध्यान से समझना इस बात को। अब जैसे बुक में लिखा है मैं उस लैंग्वेज से थोड़ा हट के समझा रहा हूँ, चीज़ों को पहले समझ लो, उसके बाद से एकदम छोटा सा बस एक फार्मूला इन्होंने दिया है, उसी फार्मूले को बस बुक में लिख दिया गया है और थ्योरी लिख दी गई है। बट आप पहले समझो इन्होंने क्या देखा, कैसे बताया, इन चीज़ों को समझो। आपने लोहा को गर्म होते हुए देखा है कभी? लोहे को गर्म होते हुए देखा है? अगर बहुत ज़्यादा भट्टी पे गर्म करके सेप अगर दिया जाए, जैसे मान लो तुम कुछ बनवाने ले गए हो, जैसे छड़ से तुमने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, जैसे मान लो कुदाल बना लिया या मिट्टी कोड़ने वाला कुछ भी बना रहे हो, तो पहले जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसको पहले एकदम गर्म करता है भट्टी में डाल के। तो भट्टी में जब डाल के वो गर्म करता है, तो लोहे को थोड़ा ध्यान से देखो। अगर हम देखें ध्यान से तो हमें देखने पे पता चलता है कि लोहा जब पहले गर्म होता है, थोड़ा सा गर्म होगा, टेम्परेचर उसका सपोज दैट मान लेते हैं T1 टेम्परेचर है, तो T1 टेम्परेचर पे किस कलर का दिखाई देगा मुझे? रेड कलर का। T1 मतलब एक छोटा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, अभी हल्का हल्का गर्म है। आप वो तवे ववे पे भी देख सकते हो, बहुत कांस्टेंट रेट से अगर उस पर हीट जा रहा है तो एक समय बाद एकदम लाल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, पता है टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाया ना, एक समय बाद देखोगे कि साइड साइड में लाल है बट बीच में एकदम पीला हो जाएगा। देखा है ऐसा? येलो हो जाता है T2 टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, फिर टेम्परेचर और भी मैंने और बढ़ा दिया, और जैसे मैं T3 टेम्परेचर किया तो ऐसा नहीं कि ये अब टूट के गिर जाएगा, अभी भी वो वैसे के वैसे ही रहेगा, बस उसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और ये मे बी वाइट कलर का हो जाएगा, यहाँ पे एकदम सफ़ेद दिखाई देने लगेगा गर्म होने के बाद, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो एक कहानी समझो बस यहाँ से, मैं T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर और T3 टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे एक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होता जा रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? टेम्परेचर बढ़ने से कलर चेंज होना, ये कहीं ना कहीं कुछ वेवलेंथ से रिलेटेड टॉपिक हो जा रहा है। भाई हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो वेवलेंथ चेंज हो रही है लाइट की,
रेडिएशन की, क्योंकि हमें दिख रहा है ना, जो हमें दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि उससे रेडिएशन ही वही हो रहा है। भाई अगर ये येलो दिख रहा है तो इससे उस वेवलेंथ का रेडिएशन हो रहा है, तो तुम्हें येलो दिखाई दे रहा है ये। तो अगर ये आपको पहले वही ब्लैक बॉडी रेड कलर की दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस टेम्परेचर पे उसका कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ रहा होगा उस रेडिएशन का। जैसे टेम्परेचर आपने और बढ़ाया तो क्या वेवलेंथ थोड़ा सा और चेंज हुआ, वेवलेंथ और चेंज हुआ, उस केस में आपको दूसरा कलर दिखाई देने लगा। जो वेवलेंथ का कलर आपको दिख रहा है समझ जाइए कि हमें रेडिएशन उसी वेवलेंथ का हो रहा है। फिर तीसरे वाले केस में ऐसा फिर वाइट कलर दिखा, क्योंकि रेडिएशन फिर अनदर टेम्परेचर पे है ये। तो हमें ये बात पता चली कि भाई टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज कर रहे थे, रेडिएशन अपने वेवलेंथ को चेंज कर रही थी। अब ये तो कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर वेवलेंथ के रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा है। अब ये बात कैसे कर रहा है, इसी चीज़ को समझाया है विन्स ने अपने डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर। अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों पढ़ा है, धीरे धीरे अभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, एक ब्लैक बॉडी ली इन्होंने, कौन सी बॉडी ली, ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी में आप कैसे ब्लैक बॉडी आप ब्लैक बॉडी बना सकते हो ना। आपने लैंप का शीशा देखा है, लैंप का शीशा देखा होगा, पहले जो लैंप यूज़ होते थे उसमें शीशा लगता था, उसमें केरोसिन ऑयल जब जलती थी तो लैंप चारों तरफ से एकदम काला हो जाता था। देखा होगा, अगर आपने लालटेन या लैंप देखा हो तो उसमें देखा होगा कि जो लैंप के शीशे होते थे वो चारों तरफ से पूरे ऐसे काले हो जाते थे। इधर ये जो काले होते थे, अगर इनको न हटाओ और कॉन्टीन्यूअस उसी पे केरोसिन वाली जो ये मिट्टी के तेल से जो जलता था उसको जलाते रहो तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी बन जाती थी। एकदम 100% तो नहीं कह सकते, बट 90 से लेके 99% तक तुम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बना सकते हो। इसको ब्लैक लैंप कहते हैं। ब्लैक लैंप एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है। कौन सा लैंप होता है, ब्लैक लैंप, ठीक है। तो मान लिया कि हमारे पास यही ब्लैक लैंप है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ठीक है। इससे एक रेडिएशन हो रहा है, ठीक, रेडिएशन हो रहा है, ऐसे मैंने रेडिएशन कर लिया, ध्यान से देखना। अब ये जो रेडिएशन हो रहा है ना, इस रेडिएशन को मैंने एक स्लिट से पास कराया, मैंने नहीं, ये सब विन्स के एक्सपेरिमेंट में है, तो विन्स ने पास कराया। स्लिट का मतलब समझते हो, एक छोटा सा होल, जैसे यहाँ से अगर लाइट उस रूम में ले जानी है तो मैं इसमें एक छोटा सा होल कर दूँ तो पूरा रेडिएशन इस स्लिट पे आके टकराएगा और यहाँ से छोटा सा एक लाइट के फॉर्म में ऐसे, मतलब एक सिंगल रे के फॉर्म में ऐसे यहाँ से गुजरेगा। समझ रहे हो, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC आपने पढ़ा ही है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने यही तो पढ़ा है, डबल स्लिट बनाते हैं, ऐसे करते थे और इसमें छोटे छोटे 2 स्लिट बनाते थे, तो वही कहानी है। तो इसमें भी वही स्लिट हमने बनाया, एक छोटा सा ऐसे होल कर दिया, लाइट इसी से पास की। अब इसमें हमने बनाया यहाँ पे एक रख दिया प्रिज्म, ध्यान से सुनो भाई, एक रख दिया प्रिज्म। प्रिज्म वही जो डिस्पर्सन करता है। क्या डिस्पर्सन क्या होता है सर, याद है? एक मोनोक्रोमेटिक वाइट कलर की लाइट को 7 कलर में ब्रेक करने का फिनोमिना डिस्पर्सन कहलाता है। तो ये वाइट कलर की लाइट या जो भी है, हमें नहीं पता है किस कलर का है, ये लाइट जब इस पे पड़ी तो ये पड़ने के बाद से यहाँ से 7 कलर में ब्रेक हो गई, 7 कलर में ब्रेक हो गई। ब्रेक में तुम्हें पता है कि सबसे नीचे कौन आता है, वॉलेट, फिर क्या आता है, इंडिगो, फिर क्या आता है, याद ही नहीं है, ग्रीन, यही है विबग्योर, ठीक है। 7 कलर में ब्रेक होता है, इस 7 कलर में विबग्योर बनता है, विबग्योर। अब इसमें सबसे नीचे वॉलेट और सबसे ऊपर रेड होता है, ठीक है। वॉलेट कलर जो होता है और रेड कलर, इसमें रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वॉलेट कलर का वेवलेंथ सबसे क्या होता है, कम होता है। ये बस मैंने ऐसे लिख दिया कि आपको याद रहे। जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है वो लाइट कम डेविएट होती है। डेविएट मतलब मुड़ना, विचलित होना। ये अपने पाथ से देखो सबसे ज़्यादा कौन विचलित हुई है, डेविएट हुई है, तो क्या वॉलेट वाली हुई है?
ये इतना झुकी है, इसका मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ इतनी दिखाई दी। ठीक है, क्लियर है अभी बात। अब ये जो भी फिनोमिना हुआ है ना, ये पूरा फिनोमिना एक टेम्परेचर पे हुआ है, और किस टेम्परेचर का नाम मैंने क्या दिया है, T1। भाई रेडिएशन जब भी हुआ होगा तो किसी टेम्परेचर T1 पे हुआ होगा, और उस T1 टेम्परेचर पे पूरी कहानी चल रही है। अब इन्होंने क्या किया, ये चीज़ यहाँ पे हटा देता हूँ, ये तुम्हें पता है। ठीक है, इन्होंने एक डिटेक्टर लिया, एक डिटेक्टर। अब इस डिटेक्टर का काम था डिटेक्ट करना इन लाइटों को उठा के यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बार बार इसको उठा के डिटेक्टर को यहाँ लगा रहे थे, यहाँ लगा रहे थे। अभी क्या डिटेक्ट कर रहा है बता रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ 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 लगा रहे थे। जब ये डिटेक्टर को उठा के रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये इनके पास पास से ले जा रहे थे, तो ये डिटेक्ट करके इनकी इंटेंसिटी बता रहा था। क्या बता रहा था, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का मतलब हम इससे रिलेट कर दे रहे थे, किससे, एनर्जी से। भाई इंटेंसिटी जितनी होगी उसके पास उतनी ही एनर्जी होगी, तो मैं इंटेंसिटी को किससे रिलेट कर दिया, एनर्जी से। अब देखो, जैसे उठा के इसको रेड के पास ले गए, रेड के पास ले गए तो कुछ एनर्जी मिली थी उसको, और जैसे ही हम वॉलेट के पास लेके गए तो उसको कोई एक पर्टिकुलर और एनर्जी मिली होगी, या धीरे 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 जैसे जैसे मैं लेके आ रहा था ना यहाँ पे, उसको एनर्जी ऐसे हमें दिखाई दे रही थी। एनर्जी का मतलब है क्या, ये डिटेक्टर एक मशीन है, इस मशीन को जैसे यहाँ पे हम रखे हैं तो इस पर शो करेगा इसकी इंटेंसिटी, यहाँ वाली लाइट की इंटेंसिटी है, यहाँ वाली लाइट की इंटेंसिटी है, यहाँ वाली लाइट की इंटेंसिटी है, यहाँ वाली लाइट की अलग इंटेंसिटी है। अब ये उनको पता थोड़े कि विब्योर है क्या नहीं है, बस वो उन्होंने जो लाइट यहाँ से ब्रेक होके आ रही थी 7 कलर में, उसके पास इन्होंने रख के जब चेक किया तो सबकी इंटेंसिटी अलग अलग आ रही थी। ठीक है, अब सुनना थोड़ा ध्यान से। तो ये एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट था, और इस एक्सपेरिमेंट में उनको एक बात पता चली कि इस पे जब रख के ये चेक कर रहे थे तो एक उनको क्या मिला, एक उनको यहाँ पे मिला एक ऐसी इंटेंसिटी, एक ऐसी एनर्जी जो इन सब लाइटों की मैक्सिमम इंटेंसिटी थी। कुछ तो होगी, जैसे मान लो यहाँ की इंटेंसिटी अगर हम मान लेते हैं 5 कैंडेला है, तो दूसरे का ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर किया जाता है, तो मान लो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, मान लो ये 10 है, फिर घटने लगी तो ये सबसे मैक्सिमम क्या इसकी वाली होगी। तो उनको एक पर्टिकुलर इस टेम्परेचर T1 पे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली लाइट पता चल गई। समझ गए हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनो, इस चीज़ के लिए उन्होंने ग्राफ बनाया। ग्राफ में उन्होंने यहाँ पे रख दिया वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ पे रख दिया वेवलेंथ, और इस ग्राफ में तुम एनर्जी ले लो या टेम्परेचर। अभी एक सेकेंड, एनसीईआरटी में देखो, शायद ये दोनों पे ग्राफ बन सकता है। डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट होगा, टेम्परेचर से भी हो सकता है, एनर्जी से भी हो सकता है। बट एक बार चेक कर लो कि एनर्जी में आप में एक ही ग्राफ दिया होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, बस रुक जाओ। ग्राफ में किसका ग्राफ बनाया गया है आपने, इसमें तो है ही नहीं सिलेबस का। लेमडा है, ठीक है, लेमडा और एनर्जी में है विंड डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, लेमडा और किस में मैंने बोला, एनर्जी में। ध्यान से सुनो, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, सुनना इधर, यहाँ पे वेवलेंथ सबसे क्या है, अरे आर का वेवलेंथ क्या होता है, रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है सबसे ज़्यादा होता है ना, तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और वॉलेट कलर का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो पहले जब उन्होंने वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रखा था, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मतलब रेड कलर वाला, यहाँ पे डिटेक्टर को रखा होगा, तो उनको कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटी दिखाई दी, सपोज दैट इतनी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद से उन्होंने वेवलेंथ को थोड़ा सा और कम किया। वेवलेंथ और कम करना मतलब रेड से कहाँ आए होंगे, ऑरेंज आए होंगे। तो ऑरेंज आए तो क्या, फिर उस केस में वो एनर्जी थोड़ी सी उसकी बढ़ी हुई मिली। फिर थोड़ा सा और आगे आए, वेवलेंथ और कम हुआ, तो इसका मतलब कहाँ पहुँचे,
क्या ये कहानी ऐसे चलती गई और एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती गई, कहीं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या मैक्सिमम एनर्जी मिली होगी? किसी पर्टिकुलर ये डिटेक्टर डिटेक्ट किया होगा और वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी मिली होगी। तो ये कहानी ऐसे चलती गई और मान लेते हैं कि यहीं पे मैक्सिमम एनर्जी मिल गई। और अगर ये मैक्सिमम एनर्जी है तो हम जब ग्राफ बनाए होंगे तो क्या ये ग्राफ कुछ यूँ गया होगा? यही गया हो, क्योंकि मैक्सिमम है तो इधर भी घटा होगा, इधर वेवलेंथ जब घट रहा होगा तो भी घट रहा है, बढ़ रहा है तो भी। तो क्या ये वाला वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ है क्या? लैम्डा एम बोल सकते हैं। मतलब इस लैम्डा मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है इस पॉइंट पे। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये किस टेम्परेचर की कहानी थी? T1 मिल गया। अब टेम्परेचर को उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया? T2। ये किस पे ग्राफ मिला है? T1 पे मिला है, ठीक है। और इस पे जो एनर्जी मिली है इसको डैश डैश करके लिख देता हूँ, क्या नाम मिली है? इसका नाम मिला है E1, ठीक है। अब टेम्परेचर चेंज करके मैंने क्या कर दिया? T2। सर जैसे मैं T2 किया तो ये सारा फिनोमिना यही हुआ। अब डिटेक्टर को या ये जो हमने लगा के रखा है इसको जब इस मशीन को यहाँ पे मैं घुमा रहा था तो मुझे अभी भी एक मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली है, बट अब मैक्सिमम इंटेंसिटी और कम वेवलेंथ वाली लाइट की मिली है। और कम वेवलेंथ वाली लाइट का मतलब क्या है कि अब ये ग्राफ फिर से ऐसे ही बनेगा, मगर ध्यान से देखिए, क्या ये जो लैम्डा एम यहाँ था क्या शिफ्ट होके अब यहाँ आ गया है क्या? समझ रहे हो इतनी बात? मैंने बस क्या चेंज किया है? टेम्परेचर T1 से कितना कर दिया है? T2। अब बताओ अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा देता, T3 कर देता, उस केस में क्या फिर यही लैम्डा एम थोड़ा सा और डिस्प्लेस हो जाता? बार बार ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने लॉ में एक वर्ड जोड़ा है जिसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दिखाई दे रहा होगा आपको, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लिखा है। क्या ये लैम्डा एम ऐसे दिखाई दे रहा है? अब सुनो, क्या यही कहानी तुमको मैं पहले भी बता रहा था? जब मैं T1 टेम्परेचर पे रखा था, मतलब उसको अभी कम गर्म कर रहा था, तो क्या वो सबसे मैक्सिमम कलर वाला रेड कलर दिखाई दे रहा था? दिखाई दे रहा था, ठीक है। जैसे मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया, मतलब T2 टेम्परेचर किया, तो क्या कम वेवलेंथ वाला मैक्सिमम हो जाएगा? और कम वेवलेंथ वाला क्या होगा? ऑरेंज या येलो होगा। तो क्या येलो वाला मैक्सिमम हो गया है? तो तुम्हें कौन सा कलर दिखाई देगा? ये येलो कलर का दिखाई देगा। सर थोड़ा सा और क्या करिए, इसको गर्म करिए, मतलब T3 टेम्परेचर पे ले जाइए। जैसे T3 पे लाएंगे तो क्या और कम वेवलेंथ वाला दिखेगा? और कम वेवलेंथ में क्या यही सब मिक्सअप होते जाएंगे, और मिक्सअप होंगे तो क्या मुझे एक वाइट, ग्रीन, किसी भी कलर का दिखाई दे सकता है। तो मैंने लिख दिया वाइट कलर। वाइट मतलब इन मिक्स हो गए भाई, ब्लू कलर, इंडिगो, ये सब नीचे आ गया, और जितना नीचे आया तो ये वाइट कलर में दिखने लगा। क्लियर है? इसी को बोला गया है, इस ग्राफ को ही बोला गया है वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये पूरा यही कॉन्सेप्ट इस पे उन्होंने उतार दिया है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इसी एक्सपेरिमेंट के लिए 1911 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ से आप रिलेशन भी बना सकते हो। क्या रिलेशन? यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे आप एक रिलेशन बना सकते हो। क्या रिलेशन बनाओगे? देख के बताओ, आप खुद सोचो क्या रिलेशन बनाओगे। कुछ तो दिख रहा होगा आपको। एक टेम्परेचर का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है भाई? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो क्या मैक्सिमम लैम्डा एम मिलता जा रहा है क्या? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ये जो वेवलेंथ हमें दिखाई दे रहा है लैम्डा एम, इस लैम्डा एम को मैं ऐसे लिखूँ, T इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा एम। लिखा जा सकता है भाई, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक वेवलेंथ मिल रहा है, ठीक है। इसी चीज को बस विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला गया है। यही है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। बुक में बस यही मिलेगा और ये ग्राफ मिलेगा, ये सब कहानी आपको नहीं मिलेगी। बस उसकी थ्योरी मिलेगी और उस थ्योरी के साथ एक ग्राफ मिलेगा कि भाई किसी बॉडी पे हम टेम्परेचर जितना बढ़ाते हैं तो उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये क्यों होता है? तो ये इस फिनोमिना से होता है, ठीक है। तो पहले लिख लो, एक लाइन बोलता हूँ, यही चीज़ लिख लो, उसके बाद से नीचे लिखना। जल्दी करो थोड़ा, बस ख़त्म हो गया है, न्यूमेरिकल इस पे कर लेंगे। बोले
इसमें वो उसको इसकी वैल्यू को ना ऐसे नहीं लिखा गया है, मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। ठीक है, पहले थ्योरी लिख लो, थ्योरी में समझ में आएगा। द टोटल एनर्जी रेडिएट बाय ब्लैक, इसमें लिखना, एक सेकेंड रुको, सॉरी, लिखो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट दैट, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट दैट when displacement law state that, लिखिएगा, the wavelength corresponding to which, the wavelength corresponding to which the wavelength corresponding to which the energy emitted by black body is maximum is inversely proportional to, इन्वर्सली होता है, मैंने उसमें डायरेक्टली लिखा था, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, समझ गए हो? या तो ऐसे लिख लो डायरेक्ट इसी बात को, क्या ऐसे जो आपने लिखा है वो यही बात लिखा है, लैम्डा एम इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, प्रोपोर्शनलिटी साइन देखो ध्यान से हटेगा तो क्या हम इज इक्वल टू लगाएंगे, और इज इक्वल टू क्या के होगा, टी इधर चला आएगा, देन लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट यही लिख लो, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लैम्डा एम मैक्सिमम वही इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ है और टी टेम्परेचर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब वो ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, वो बनाना है तो बनाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेन ये ग्राफ है और ये है, यही डिस्प्लेस होता जा रहा है। ये ग्राफ में ना ऐसे एरो बना लेना, ये लैम्डा एम इधर डिस्प्लेस हो रहा है, इसी को डिस्प्लेसमेंट, मतलब लैम्डा एम कम होता जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। और कौन बड़ा है इसमें सबसे, T1 की, T2 की, T3 बड़ा है, तभी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साफ दिखाई दे रहा है टेम्परेचर के बढ़ने पर लैम्डा एम कम हो रहा है। तो यहाँ से वही चीज़ लिखना था, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, बात आप लिख लीजिएगा, लैम्डा एम इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है भाई, जाओ लिख लिया, बन गया ग्राफ। कांस्टेंट आया है यहाँ पे, ये कांस्टेंट पता है, नाम लिखना, इसको कांस्टेंट को ऐसे लिखो फिर, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। इस बी को कांस्टेंट बोला गया है, कौन सा, वीन कांस्टेंट। अब ये डब्लू से नहीं लिखा है इन्होंने, डब्लू लिख देता तो आप ओमेगा समझने लगते, इसीलिए इन्होंने बी लिखा है, वीन कांस्टेंट है ये। इसकी वैल्यू होती है फिक्स 2.9 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगा, बोलो, अरे लैम्डा का यूनिट क्या होगा, मीटर, और टी का यूनिट क्या होगा, के, एम के, मीटर केल्विन इज द यूनिट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है। अब मान लो बस एक चीज़ समझो, बहुत आसान सा, देखो क्या क्वेश्चन बनेगा। मान लो सन है और मैं पूछूं सन का सरफेस कितना टेम्परेचर रखता है, तो तुम बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे सर, सन का टेम्परेचर बताना है हमें, हम एक काम करते हैं, सन से जो लाइट आ रही है, जो हमें दिखाई दे रही है, उस लाइट का वेवलेंथ पता कर लें। क्या उस लैम्डा एम की वैल्यू रख देंगे, क्या कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे, क्या टी उस पॉइंट का पता चल जाएगा। समझ गए, मतलब अर्थ पे बैठे बैठे आप किसी भी, जहाँ से लाइट आपको मिल रहा है, जिस बॉडी से लाइट रेडिएट होते हुए आ रहा है, जैसे मान लो हम सपोज ऐसे बोल दिए 6400 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ है जो सन से निकलते हुए आ रहा है, 6400 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ है जो सन से निकलते हुए आ रहा है हमारे तक। ठीक है, तो बताइए सन का टेम्परेचर कितना होगा सरफेस का। तो सर मैं T इज इक्वल टू निकालना चाहता हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा एम अपॉन कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है जिसको B हमने बोला है,
सर लेमडा एम कितना है 64 इंटू 10⁻⁻10 होता है ये, 2 इसके साथ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -8, और बी की वैल्यू कितनी है 2.9 इंटू 10⁻⁻3। क्या अब इसको सॉल्व करके टी नहीं बता दोगे? हो जाएगा। टी छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? उल्टा लिख दिया हूँ क्या? अच्छा 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 अच्छा, बी अपॉन होगा ना भाई, ये इधर इधर जाएगा, ठीक है सॉरी, यही तो छोटा आ जाता है ये। 2.9 इंटू 10⁻³ ऊपर रहेगा और नीचे क्या होगा 64 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है भाई, अब सॉल्व करोगे तो तुम खुद देखो, ये -8 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, इससे पॉइंट चाहो तो हटा लो, तो ऐसे कर लो 2.9 10 का पावर कितना हो गया 5, इसको एक और दे दो 4, इसको कर लो 29 और इसको कर लो 64, 64 से 29 डिवाइड कर लो, देख लो आएगा 6000 के अप्रॉक्स में आता है। ठीक है, ये भी तो सन का टेम्परेचर लगभग 6000 अप्रॉक्स में केल्विन में होगा। अभी आपने देखा भी था 6200 केल्विन लिखा था एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही जाएगा। चलो क्वेश्चन लिख लो, इस पे ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन है, छोटा सा ही है। वेवलेंथ corresponding to Emax for the moon is 14 micron. Estimate the surface temperature of the moon if B is, B की एक्चुअल वैल्यू होती है ना 2.884 इंटू 10⁻, बस मैंने 2.9 लिख दिया है, अब 2.9 ही याद रखना, वैसे भूल जाएगा, -3 m के। सॉल्व करिए इसको, बताइए। जल्दी बताओ, सॉल्व करो। वेवलेंथ टू corresponding to Emax for the moon is 14 micron. Estimate the surface temperature of the moon if B is given 2.9 10⁻³ mK. पढ़ा था 11th में, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा है, ये सब स्टीफन बोल्ट्जमैन, विंड 11th में कोई पढ़ाएगा भी नहीं। हाँ, नहीं आ रहा है तो 6400 एंगस्ट्रॉम मैंने गलत ले लिया होगा, 6400 ही तो होता है भाई। सॉल्व कर दे रहे हैं, रुको तुम करो उसको, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 2.9 है ना, 2964, वही गड़बड़ लिया गया है, वेवलेंथ ही गड़बड़ लिया गया है, नहीं आएगा इसे। बता रहे हैं क्या वेवलेंथ लोगे तो 29/64 है ना, ये आएगा 0.45। तो आप वेवलेंथ को पता है कितना, मैंने बोल दिया है, बस ऐसे अल्टरनेट बोला है। आप इसको वेवलेंथ को 4750 या 4753 लोगे, मैक्सिमम वेवलेंथ 4753 एंगस्ट्रॉम इतना होता है। अब लेके सॉल्व करो, आ जाएगा। देखो 6000 के अप्रॉक्स आ रहा है, उसका आंसर बताओ भाई, आया किसी का? क्वेश्चन में बोला है वेवलेंथ ई मैक्स के लिए कितना दे रखा है 14 माइक्रोन। 14 माइक्रोन मतलब म्यू, म्यू मतलब 10⁻⁻6, देन 14 इंटू 10⁻⁻6 है। एस्टिमेट द सरफेस, तो क्या नहीं आ रहा है भाई उसमें, टी निकालना है, निकालो फटाक से। 206 केल्विन आ रहा है आंसर।
आ जाएगा, अप्रॉक्स में आ जाएगा। अरे भाई लेमडा हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर ना, देन टी, टी इज इक्वल टू, अभी मैंने बोला यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन लेमडा एम, देन बी अपॉन लेमडा एम, बी कितना है 2.9 है, इंटू 10 का पावर कितना है -3, और लेमडा की वैल्यू कितनी दी है 14 इंटू 10 टू द पावर -6। 14 से देखो, 14 से कितनी बार में कट जाएगा 2, 28 अगर देखें तो 2 बार में कट जाएगा। सर क्यों ऐसा, ये ऊपर जब गया होगा तो क्या प्लस का 3 होगा, और एक 3 इसको दे दिया होगा तो क्या 29 हो गया होगा, तो क्या मैं 2.1 रख सकता हूँ, मान लेते हैं 2.1 या 2.01, तो 2.01 में ये 10 का पावर 3 है ना, 2.7 आ रहा है ये, दो एक तो ये 3 होगा ना भाई, अच्छा ये 2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, लगभग 201 केल्विन, सही तो है, सही है सही है। लिखो एक क्वेश्चन, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी द सरफेस टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इस, ध्यान देना ये सेल्सियस में दे दिया है भाई, 1227 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वेवलेंथ at which it radiate मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, और b की वैल्यू वही लेनी है जो ले रहे हो, बट चलो आप v को हम इसमें दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिख देते हैं 0.29 10 टू दी पावर, हटा दो 10 टू दी पावर सेंटीमीटर केल्विन, b की वैल्यू 0.29 सेंटीमीटर केल्विन लेना, मीटर में होगा तो 10 टू दी पावर -3, सेंटीमीटर में गया तो हट गया, हाँ सेल्सियस में दिया, केल्विन में करना पड़ेगा। आया आंसर आ रहा है 19,320 आ रहा है, कैसे आएगा 19,320 आया है, नहीं ठीक है, प्रॉक्स में कुछ आ रहा है उससे रिलेटेड, नहीं आ रहा है सर। देखिए पहले टेम्परेचर देखिए, 1227 डिग्री सेल्सियस है ना, सेल्सियस है, तो सेल्सियस चाहे सीजीएस लो चाहे एसआई लो तो केल्विन में ही रहना है,
दोनों केस में। तो क्या इसमें 273 जोड़ देंगे? 273 जोड़ेंगे तो क्या 1500 हो जाएगा? सर 1500 केल्विन हो गया। अरे ये 7 3 10, 7 3 10, ये तो हो गया, ठीक है 1500 केल्विन। अब बताइए बी दिया है, बी दिया है तो क्या निकालना है हमें? लेमडा निकालना है ना। देन लेमडा इज इक्वल टू क्या बी अपॉन टी होगा। बी की वैल्यू कितनी है? 0.29, 0.288 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 29 दे रखा है। अपॉन में क्या 1500, यही होगा ना। बस सॉल्व करो इसको, आ जाएगा। सॉल्व करके हम देखते हैं। 0.29 डिवाइडेड बाई 1500, जीरो पॉइंट 2898, 0.2 क्यों ऐसे आ रहा है भाई आंसर में? हाँ चेक करते हैं, रुको भाई। 0 पॉइंट ये आ रहा है इसको डिवाइड करने पे, 0.0001933 ऐसे जा रहा है ये बार बार। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी जाएगा तो 19,000 ऐसे ले सकते हैं ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ले रहा है तो यार 19,320 अप्रॉक्स में लिखा। 10 टू दी पावर -8 क्या लिखा जा सकता है? अरे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यही आएगा ना, लिखेंगे ना, क्योंकि हम तो अब भी देखो ध्यान से, ये बी दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये आएगा, तो सेंटीमीटर में आएगा तो 10 टू दी पावर, ठीक है अप्रॉक्स में लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में अब देखो एक बात है, अब क्यों वो बार बार ले रहा है ना, ये आंसर तो 2.9 दे रखा है, अगर वो 2.898 होती है इसकी वैल्यू एग्जैक्ट में 0.2898 होती है, जो वहाँ पे लिखा है ना b इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू कितनी होती है? 2.98898 ये होती है वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को अब या तो ऐसे लिख दिया जाए सेंटीमीटर में, या तो ऐसे, तो दोनों में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ना, 2.9 है, तो डिवाइड करोगे तो लगभग 19,320 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना, क्वेश्चन ख़त्म है चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा कल, ठीक है, पढ़ के आना। कौन सा चैप्टर है नया? इसके बाद से कौन सा चैप्टर है, याद भी है? थर्मोडायनेमिक्स है, फिर केटीसी है, ठीक है, थर्मो पढ़ा जाएगा।